नमस्कार दोस्तों। हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट और हरियाणा जीके के क्लास में मैं चंद्रहास आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी बच्चे हैं या जो हरियाणा जीके पढ़ने वाले हैं वो बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त तरीके से, सभी शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए मैं आज आपके सामने एक बहुत ही शानदार हरियाणा जीके की क्लास लेके आया हूं। आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में दोस्तों अपन जो पढ़ेंगे उसमें हरियाणा के नेशनल पार्क, हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हरियाणा के अंदर जो हिरण उद्यान है उनके बारे में, हरियाणा के अंदर दोस्तों जो प्रजनन के अंदर ब्रीडिंग सेंटर है उनके बारे में, हरियाणा के अंदर दोस्तों जो हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र है उन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। जल्दी से जितने भी साथी हैं वो अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से आ जाओ एक बार जल्दी। बहुत शानदार आज की क्लास होगी, बहुत जबरदस्त, एकदम बढ़िया तरीके से अपन पढ़ेंगे। दोस्तों, आज बहुत ही शानदार क्लास है और मैंने बताया कि आज की इस वीडियो में हम नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, ब्रीडिंग सेंटर, प्रजनन केंद्र और अपने पास में दोस्तों जो विशेष रूप से अनुसंधान केंद्र है, चिड़ियाघर है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होगी, बहुत शानदार। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो का जो पहला टॉपिक होगा, सबसे पहले शुरुआत में, तो उसके अंदर दोस्तों हम हरियाणा है ना, हरियाणा, इस हरियाणा के नेशनल पार्कों का जिक्र करेंगे। नेशनल पार्कों का, जो नेशनल पार्क है अपने पास में, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, जब भी आप नेशनल पार्कों के बारे में देखते हो या जब भी आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में आप पढ़ते हो, वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित चीजें देखते हो, तो हमारे जहन में या आपके दिल और दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ये एक्चुअल में ये वन्य जीव अभ्यारण्य और जो नेशनल पार्क होते हैं इनमें फर्क ही क्या होता है, डिफरेंस ही क्या होता है। तो दोस्तों, जो नेशनल पार्क होते हैं उनकी देखरेख की जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की होती है, और दोस्तों जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं उनमें देखरेख की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। दोस्तों, नेशनल पार्कों में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से घूमे, कोई रोक टोक नहीं होती। दोस्तों, नेशनल पार्कों में किसी भी प्रकार की लकड़ी वगैरह काटने की अनुमति नहीं होती, एकदम बैन होता है। और वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर आसपास के लोग उन चीजों को काटकर अच्छे तरीके से लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, नेशनल पार्कों में कोई भी व्यक्ति अपनी भेड़, बकरी, मवेशियों को नहीं चरा सकता और वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर वो चरा सकता है। ये दो तीन डिफरेंस है दोनों के बीच में, नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर, तो आपको शायद समझ में भी आए होंगे। चलिए अब हम हरियाणा के जो नेशनल पार्क है सबसे पहले उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हरियाणा के नेशनल पार्क पढ़ने से पहले दोस्तों मैं अपन इंडिया के नेशनल पार्कों का जिक्र कर लेता हूं। भारत के अंदर लाडलो आज के दिन जो लगभग नेशनल पार्क बताए जाते हैं ना भारत में, तो दोस्तों 109 नेशनल पार्क इंडिया में बताए जाते हैं। 109 नेशनल पार्क, जिसमें 109 नेशनल पार्क में से एक सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है उसका नाम है हेमिस। और ये जो हेमिस नेशनल पार्क है दोस्तों, ये लद्दाख में पड़ता है। और सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है उस नेशनल पार्क का नाम है दोस्तों न्यू साउथ बटन। न्यू साउथ बटन आइलैंड ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है और ये नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत शानदार है। हरियाणा के अंदर नेशनल पार्कों का जिक्र करें तो 109 नेशनल पार्क हैं। 109 में से सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है, सॉरी, भारत में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उसका नाम हेमिस है। हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख के अंदर है। लेकिन दोस्तों, सबसे छोटा नेशनल पार्क का जिक्र करूं तो अपने पास में न्यू साउथ बटन आइलैंड है। और न्यू साउथ बटन आइलैंड जो नेशनल पार्क है वो अपने पास में दोस्तों अंडमान निकोबार के अंदर पड़ता है, अंडमान निकोबार। 109 नेशनल पार्कों में से दो नेशनल पार्क दोस्तों हरियाणा के अंदर है। दो नेशनल पार्क हरियाणा में है। फर्स्ट जो हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क है उसका नाम है दोस्तों अपने पास में सुल्तानपुर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और एक अपने पास में दोस्तों जो नेशनल पार्क पड़ता है ना, एक जो नेशनल पार्क पड़ता है उसमें अपने पास में नाम आता है कलेसर, कलेसर। तो पहले अपन सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क से संबंधित चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सुल्तानपुर ना, सुल्तानपुर पहले झील हुआ करती थी, सुल्तानपुर झील हुआ करती थी।
और इस सुल्तानपुर झील की खोज 1971 में की गई थी। और 1971 में सुल्तानपुर झील की खोज की किसने थी? तो दोस्तों पीटर जैक्सन ने सुल्तानपुर झील की खोज की थी। ध्यान रखना, सुल्तानपुर आज जो नेशनल पार्क है ये पहले पक्षी अभयारण्य था, और बर्ड सेंचुरी से पहले, पक्षी अभयारण्य से पहले ये एक झील हुआ करती थी। लाडलो, जो ये सुल्तानपुर झील है, ये सुल्तानपुर झील है जो अपने पास में, इस सुल्तानपुर झील की खोज 1971 में हुई है। 1971 में किसने की है? तो दोस्तों आप बता देना, सुल्तानपुर झील की खोज पीटर जैक्सन ने की है, पीटर जैक्सन ने। लेकिन ये जो सुल्तानपुर जो अपने पास में झील थी, ये इस झील में दोस्तों पक्षी बहुत आते थे, पक्षियों के लिए बड़ी फेमस थी ये। दोस्तों ध्यान रखना, भारत में पक्षियों की लगभग 1250 प्रजातियां मिलती है। भारत में पक्षियों की लगभग 1250 प्रजातियां मिलती है, जिसमें से दोस्तों 500 प्रजातियां दोस्तों हरियाणा के अंदर मिलती है पक्षियों की, और जिनमें 250 प्रजातियां अपने पास में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है वहां मिलती है। तो सुल्तानपुर झील पक्षियों के लिए बड़ी फेमस थी। तो 1971 के बाद साल आया था 1972 का। इन्हें दोस्तों इस 1972 में, या साल 1972 में सुल्तानपुर झील को एक पक्षी अभयारण्य बना दिया। 1972 में दोस्तों सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य बना था। और ये जो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है ना, ये दोस्तों किसके नाम से बना था? तो सुल्तानपुर जो पक्षी अभयारण्य है, ये अपने पास में सुल्तानपुर जो पक्षी अभयारण्य है, ये किसके नाम से बना था? तो दोस्तों सुल्तानपुर जो पक्षी अभयारण्य है ना, पक्षी अभयारण्य वगैरह, ये दोस्तों सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य अपने पास में 1972 में बना है। और ये सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किसके नाम से बना है? तो भारत के एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक हुआ करते थे जिसका नाम था डॉक्टर सलीम अली, इसके नाम से पक्षी अभयारण्य बना है। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत शानदार पॉइंट है, बहुत ही जबरदस्त है। सुल्तानपुर पहले झील थी, ये सुल्तानपुर झील जिसकी खोज 1971 में की गई थी। 1971 में इस सुल्तानपुर झील की खोज पीटर जैक्सन ने की थी। लेकिन अगले ही साल इस सुल्तानपुर झील को एक बर्ड सेंचुरी, पक्षी अभयारण्य बना दिया गया। तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कब बना था? 1972 में। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है जो 1972 में बना था, ये किस नाम से बना था? तो दोस्तों आप बता देना, डॉक्टर सलीम अली के नाम से बना था। और फिर बात है दोस्तों अपने पास में 1991 की। 1991 में सुल्तानपुर को नेशनल पार्क घोषित किया गया था। ध्यान रखना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क कब बना, तो दोस्तों आप बता देना, सुल्तानपुर नेशनल पार्क या सुल्तानपुर झील को या सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य को नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था? तो 1991 में मिला था। यह पहले ग्राम सचिव के पेपर में और एचएसएससी ने बहुत से एग्जाम्स के अंदर यह क्वेश्चन भी पूछा है। तो सुल्तानपुर दोस्तों नेशनल पार्क बना 1991 में। लेकिन ये जो सुल्तानपुर है ना दोस्तों, ये सुल्तानपुर रामसर साइट में कब जोड़ा गया है? तो सुल्तानपुर जो रामसर साइट में जोड़ा गया है, ये दोस्तों अपने पास में 14 अगस्त 2021 के अंदर सुल्तानपुर को रामसर साइट में जोड़ा गया था। दोस्तों रामसर एक ईरान का शहर है, और ये रामसर जो ईरान का शहर है, इसके अंदर एक समझौता हुआ था, और उस समझौते के आधार पर जो आर्द्रभूमि, जो वेटलैंड एरिया विश्व पटल पर फेमस होता है, विश्व के अंदर फेमस होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस होता है, उनको हम रामसर साइट में जोड़ते हैं। वो आर्द्रभूमि जिसका अंतरराष्ट्रीय महत्व होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध होती है, उनको रामसर साइट में जोड़ते हैं। दोस्तों रामसर ईरान का शहर है। रामसर कैस्पियन सागर के किनारे स्थित शहर है, कैस्पियन सागर के किनारे। आज टोटल भारत में 75 रामसर साइट है। आज के दिन मैं देखूं तो 75 रामसर साइट है। सबसे ज्यादा रामसर साइट दोस्तों तमिलनाडु के अंदर है, 14 रामसर साइट है, 14। सबसे बड़ी रामसर साइट का जिक्र करूं तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरवन है, और सबसे छोटी रामसर साइट का जिक्र करूं तो दोस्तों रेणुका है। लेकिन हरियाणा के अंदर भी 75 रामसर साइटों में से 2 रामसर साइट है। एक मैंने बताया सुल्तानपुर, और एक आगे चल के अपन पढ़ेंगे। सुल्तानपुर को रामसर साइट में 14 अगस्त 2021 में जोड़ा गया था, 14 अगस्त 2021 में। दोस्तों सुल्तानपुर के अंदर पक्षियों की जो प्रजातियां मिलती है, 250 पक्षियों की प्रजातियां सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर मिलती है। राज्य का दोस्तों सबसे पहले इको पार्क, राज्य का सर्वप्रथम जो इको पार्क है,
राज्य का फर्स्ट इको पार्क कहां स्थापित किया गया था? सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। दोस्तों राज्य का एकमात्र वॉच टावर, दोस्तों राज्य का एकमात्र वॉच टावर है, ये अपने पास में कहां स्थापित किया गया था? सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। राज्य का एकमात्र वॉच टावर कहां है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। दोस्तों ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो शीतकालीन जो पक्षी है ना, शीतकालीन पक्षी, उनके लिए प्रसिद्ध है। और शीतकालीन पक्षी मतलब किसके लिए? तो दोस्तों आप बता देना, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस के लिए, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस एक्चुअल में साइबेरिया रूस से आते हैं, और जब अपने पास में उत्तर भारत के अंदर सर्दियों का मौसम होता है, ठंड का मौसम होता है, ठंडी होती है, उस समय ये साइबेरियन सारस भारत में आते हैं। और हरियाणा में सबसे ज्यादा साइबेरियन सारस है, शीतकालीन पक्षी। ये कहां आते हैं? तो दोस्तों अपने पास में सुल्तानपुर में आते हैं। जैसे ही कुछ समय के बाद में गर्मियों का मौसम शुरू होता है, ये साइबेरियन सारस वापिस चले जाते हैं, वापिस लौट जाते हैं। इनको सिर्फ ठंड पसंद है, जैसे बेबी को बेस पसंद था ना, इसी प्रकार से इनको ठंड पसंद है। ये गर्मियों के अंदर नहीं रह सकते, इनको सिर्फ सर्दी पसंद है। जैसे आपका जो शरीर बना है वो पर्यावरण के अनुकूल, आपको सर्दी गर्मी दोनों पसंद है, ये दोनों में आप रह सकते हो। आप जम्मू कश्मीर वालों को आप जैसलमेर में छोड़ दो गर्मियों में, भाई साहब परेशान हो जाएंगे, समझ रहे हो, रह ही नहीं पाएंगे। तो उनको सिर्फ ठंड पसंद है, क्योंकि उनका जो शरीर है वो उसी के अकॉर्डिंग बना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये है अपने पास में राज्य का पहला नेशनल पार्क, जिसका नाम है सुल्तानपुर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ूं तो दोस्तों अपने पास में राज्य का दूसरा नेशनल पार्क आता है। और राज्य का जो दूसरा नेशनल पार्क है दोस्तों, इसमें अपने पास में नाम आता है कलेसर नेशनल पार्क। ये राज्य का दूसरा नेशनल पार्क है, और दोस्तों ये राज्य का बड़ा नेशनल पार्क भी है। राज्य का दूसरा और बड़ा नेशनल पार्क है, लगभग 53 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है। सुल्तानपुर का जिक्र करें तो 1.42 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है। राज्य का बड़ा नेशनल पार्क देखें तो अपने पास में दोस्तों कलेसर है, कलेसर, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर रखना। राज्य का बड़ा नेशनल पार्क कलेसर। और ये जो कलेसर नेशनल पार्क है ना दोस्तों, ये है कहां? तो यमुनानगर के अंदर है, यमुनानगर के अंदर। लेकिन कलेसर नेशनल पार्क बनने से पहले, कलेसर नेशनल पार्क बनने से पहले एक वन्य जीव अभ्यारण्य था। और कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था? तो दोस्तों कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य 2000 में बना था, 2000 में। और इस कलेसर को नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था? तो दोस्तों 2003 में दिया गया था। इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो दोस्तों यहां पर अपने पास में कालेश्वर महादेव मठ पड़ता है, कालेश्वर महादेव मठ। कालेश्वर महादेव मठ के कारण ही इसका नाम कलेसर पड़ा है। कालेश्वर या कालेश्वर महादेव जो मठ है, उसके कारण इसका नाम कालेश्वर पड़ा है। तो ध्यान रखना, कलेसर नेशनल पार्क है दोस्तों, 53 वर्ग किलोमीटर में है, यमुनानगर में है। पहले वन्य जीव अभ्यारण्य था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, जो कब बना था? 2000 में। लेकिन इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 2003 में। इनका नामकरण कलेसर महादेव मठ के कारण हुआ है, यह ध्यान रखना दोस्तों। ये 2003 में बना था, तीन ही चीजों के लिए फेमस है अपने पास में कलेसर नेशनल पार्क। ये जो कलेसर नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क में लाल जंगली मुर्गे, लाल जंगली मुर्गे कहां मिलते हैं? तो कलेसर नेशनल पार्क में। दोस्तों भौंकने वाले हिरण, भौंकने वाले हिरण का जिक्र करें तो दोस्तों भौंकने वाले हिरण कहां मिलते हैं? तो कलेसर नेशनल पार्क में। और दोस्तों चीड़ के वृक्ष, चीड़ के वृक्षों का जिक्र करें, चीड़ के वृक्ष कहां मिलते हैं? तो कलेसर नेशनल पार्क में। शायद आपने ये पढ़ा होगा साइंस में कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है दोस्तों। तीन चीजों के लिए फेमस है, लाल जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण और चीड़ के वृक्ष। कौन से नेशनल पार्क में मिलते हैं? तो आप बताएंगे कालेसर नेशनल पार्क में मिलते हैं। शायद दोस्तों आपको यह भी पता होगा कि अपने पास में एक नदी है जिसका नाम यमुना नदी है। और ये जो यमुना नदी है ना लाडलो, ये अपने पास में हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो कलेसर से ही प्रवेश करती है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि कलेसर जो नेशनल पार्क है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। कलेसर नेशनल पार्क यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी आपने पता ही होगा हरियाणा में कलेसर से प्रवेश करती है, बाहर हसनपुर पलवल से निकलती है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में लगभग 320 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन मतलब सीमा रेखा भी बनाती है। ठीक है, तो ये तो है अपने पास में दोस्तों दो अपने पास में क्या कि नेशनल पार्क। अब हम हरियाणा के
जो वन्य जीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्यों से संबंधित जो भी क्वेश्चन निकलेंगे वो अपन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। नो डाउट बहुत शानदार होगी आज की क्लास, बहुत जबरदस्त होगी, जिंदाबाद होगी, समझ में भी आएगा। सबसे पहले दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जिक्र करें वन्य जीव अभयारण्य का, तो अपने पास में जो नाम आता है उसमें नाम आता है बीर शिकारगढ़। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। और ये जो बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य, ये बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है कहां, तो दोस्तों आप बताएंगे बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य अपने पास में पंचकुला में है। पंचकुला में कहां है, तो दोस्तों आप बताएंगे पिंजौर में है। और ये बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य पिंजौर में अपने पास में दोस्तों बना ही कब है, तो बीर शिकारगढ़ जो वन्य जीव अभयारण्य पिंजौर में 1987 में बना है। क्लियर, बहुत बढ़िया। बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अपने पास में दोस्तों कहां है, तो आप बताएंगे पिंजौर में। पिंजौर का है पंचकुला के अंदर, और बना ही कब है, 1987 में बना है, 1987 में। यहीं पर दोस्तों अपने पास में पिंजौर पंचकुला के अंदर एक खोल ही रहतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता है। खोल ही रहतान वन्य जीव अभयारण्य पड़ता है। और ये जो खोल ही रहतान वन्य जीव अभयारण्य जो पंचकुला के अंदर है, ये दोस्तों कब बना है, तो आप बताएंगे 2007 में बना है, 2007 में। क्लियर, ये दो वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों अपने पास में पंचकुला के अंदर है। बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंचकुला 1987 में, खोल ही रहतान जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 2007 में बनी है। दोस्तों देश का पहला मोबाइल कोर्ट मेवात में, और देश का जो पहला मोबाइल कोर्ट मेवात में है वो भी 2007 में बना है। मोबाइल कोर्ट मतलब चल न्यायालय, वो भी कब बना है, 2007 में बना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों यदि मैं नेक्स्ट पॉइंट का जिक्र करूं तो अपने पास में नाम आता है अबूशहर वन्य जीव अभयारण्य। अबूशहर वन्य जीव अभयारण्य। और अबूशहर वन्य जीव अभयारण्य का जिक्र करें तो दोस्तों ये जो अबूशहर वन्य जीव अभयारण्य है ना, ये अबूशहर वन्य जीव अभयारण्य 1987 में बना है, 1987 में। ये अबूशहर वन्य जीव अभयारण्य है, ये अपने पास में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सिरसा में है। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। अबूशहर वन्य जीव अभयारण्य सिरसा में है, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य अबूशहर सिरसा के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना। इस अबूशहर वन्य जीव अभयारण्य के अंदर अपने पास में दोस्तों ध्यान रखना चिंकारा जो सेंटर पड़ता है, तितर वगैरह पड़ता है, चलो वो देख लेंगे अपन, वो अपन प्रजनन केंद्र में देख लेंगे कौन सा प्रजनन केंद्र का है। वैसे चिंकारा जो पर्यटन स्थल है ना, तितर पर्यटन स्थल अपने पास में, काला तितर पर्यटन स्थल वो पड़ता है। काला तितर पर्यटन स्थल का जिक्र करें तो काला तितर पर्यटन स्थल पड़ता है अपने पास में अबूशहर वन्य जीव अभयारण्य सिरसा के अंदर। ये अबूशहर वन्य जीव अभयारण्य जो सिरसा में है, ये दोस्तों पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। काला तितर ब्रीडिंग सेंटर पूछे, प्रजनन केंद्र पूछे तो पीपली में है, और तितर प्रजनन केंद्र पूछे तो दोस्तों मोरनी हिल्स पंजौर पंचकुला के अंदर पड़ता है। लेकिन काला तितर पर्यटन स्थल पूछे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पूछे, टूरिस्ट पैलेस पूछे तो आप बताओगे अबूशहर वन्य जीव अभयारण्य सिरसा जो 1987 में बना है, जो हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है दोस्तों अपने पास में छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। और ये छिलछिला जो वन्य जीव अभयारण्य है ना दोस्तों, ये छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य अपने पास में कुरुक्षेत्र में है। और छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य जो कुरुक्षेत्र में है, ये बना कब है, 1986 में। और ये हरियाणा का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य देखें, हरियाणा का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखें तो दोस्तों छिलछिला है। और ये छिलछिला अपने पास में है कहां, तो आप बता देना दोस्तों कुरुक्षेत्र में। जो बना ही कब है, तो लाडलो आप बताओगे 1986 में बना है, 1986 में छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। ये छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो छिलछिला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, छिलछिला जो वन्य जीव अभयारण्य है, वो शीतकालीन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीतकालीन पक्षियों के लिए सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी प्रसिद्ध है, शीतकालीन पक्षियों के लिए छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य भी प्रसिद्ध है। और छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य है जो साइबेरियन सारस, छिलछिला शीतकालीन पक्षियों के लिए। दोनों ऑप्शन में आ रहा है तो आप सुल्तानपुर को मानोगे। और ये पूछे कि इनमें से कौन सा स्थान शीतकालीन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, और सुल्तानपुर दोस्तों ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप छिलछिला को मानेंगे। क्लियर है ना, ये क्लियर रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है नाहर वन्य जीव अभयारण्य। नाहर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है,
नाहर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों, ये नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य 1987 में बना था। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों अपने पास में रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। रेवाड़ी में नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जिक्र करें तो 1986 में बना था, सॉरी 1987 में रेवाड़ी के अंदर। यहीं पर दोस्तों अपने पास में हरियाणा के अंदर एक खप्परवास भी वन्य जीव अभ्यारण्य है। खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी 1987 में बना है। और खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों, ये कहां बना है तो झज्जर में है। झज्जर में कहां है तो दोस्तों आप बता देना, झज्जर में। खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जिक्र करें, खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य का जिक्र करें तो दोस्तों झज्जर में है। और ये कब बना है 1987 में बना है, ध्यान रखना। बहुत शानदार है, बहुत जिंदाबाद है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है भेंडावास। भेंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य का जिक्र करें, भेंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जिक्र करें तो ये जो भेंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है ना दोस्तों, भेंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य ये 1986 में बना है, 1986 में। और ये कहां है तो झज्जर के अंदर है। ऐसा बताते हैं कि दोस्तों इसमें 250 पक्षियों की प्रजातियां मिलती है। ये जो भेंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको भी रामसर साइट में जोड़ा गया और इसको रामसर साइट में 14 अगस्त 2021 के अंदर जोड़ा गया था। 14 अगस्त 2021 में, जिस दिन दोस्तों अपने पास में सुल्तानपुर को वाइल्ड लाइफ रामसर साइट में जोड़ा गया था, उसी दिन अपने पास में भेंडावास को भी रामसर साइट में जोड़ा गया था। लाडलो, हरियाणा की जो सबसे सुंदर झील बताई जाती है ना, सबसे सुंदर झील हरियाणा की, मैं सबसे बड़ी झील का जिक्र नहीं कर रहा, मैं हरियाणा की सबसे सुंदर झील का जिक्र कर रहा हूं। और हरियाणा की सबसे सुंदर झील के बारे में जो बताया जाता है वो बताया जाता है कि हरियाणा की सबसे सुंदर झील है वो अपने पास में को क्या है तो भेंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भेंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। समझ में शायद आपको आ रहा भी होगा, अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हो, जबरदस्त, ठीक है, क्लियर रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में एक संरक्षण रिजर्व पड़ता है बीरबारा संरक्षण रिजर्व का जिक्र करें अपने पास में, या बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे या संरक्षण पूछे तो बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य ये संरक्षण रिजर्व 2007 में बना है। और बीरबारा संरक्षण रिजर्व कहां है तो दोस्तों आप बता देना, जींद के अंदर पड़ता है, जींद में। बीरबारा संरक्षण रिजर्व जींद में पड़ता है। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य का जिक्र करे तो भी पूछे जींद में, बता देना 2007 में। यहीं पर दोस्तों अपने पास में एक सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये जो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य ये दोस्तों 1988 में बना है। और सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य इसे सोनसर जंगल के नाम से भी जानते हैं, सोनसर जंगल के नाम से जानते हैं दोस्तों। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य जो कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा के ऊपर स्थित है, कैथल और कुरुक्षेत्र जो है ना, कैथल और कुरुक्षेत्र उसके सीमा के ऊपर स्थित है। ध्यान रखना, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सरस्वती संरक्षण रिजर्व है, ये अपने पास में 1988 में बना है, कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर है। यदि आपसे डबल के पेयर में पूछे तो कैथल और कुरुक्षेत्र बताओगे, और यदि आपसे सिंगल पूछ रहा है एग्जामिनर कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है तो दोस्तों कैथल में है सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ध्यान रखना, बहुत बढ़िया। ये अपने पास में दोस्तों संरक्षण रिजर्व है, संरक्षण रिजर्व जो कब बने हैं और कब बने थे, कौन कौन सा कब बना था उसके बारे में अपन ने देखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में अपने पास में अब जो नाम आता है ना दोस्तों, उसमें हम प्रजनन केंद्र पढ़ेंगे, ब्रीडिंग सेंटर। जो प्रजनन केंद्र है उनके बारे में अपन देखेंगे। जो ब्रीडिंग सेंटर पढ़ते हैं, कौन कौन सा ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा में कहां कहां पर पड़ता है और किसके लिए फेमस है, कब बना है, क्यों है, क्या देखेंगे सारे बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले दोस्तों अपने पास में नाम आता है गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र। गिद्ध संरक्षण व ब्रीडिंग सेंटर का जिक्र करें, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र का जिक्र करें तो दोस्तों ये जो गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र है ना, ये पिंजौर में है, पिंजौर में। लाडलो ये बना ही कब है तो आप बताएंगे 2006 में। चौधरी बंसीलाल की डेथ कब हुई है 2006 में। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत कब की है 2006 में। नरेगा का नाम नरेगा की शुरुआत कब हुई है सिरसा और महेंद्रगढ़ में 2006 में। और दोस्तों हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप कब तैयार किया है 2006 के अंदर तैयार किया है। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई थी 2006 के अंदर। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि अपने पास में गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र है, ब्रीडिंग सेंटर है, ये कब बना है तो दोस्तों आप बताएंगे 2006 में बना है। कहां बना है तो पिंजौर में बना है। किसके सहयोग से बना है, इसको बनाने में दोस्तों सहयोग किस किसने दिया था, किसके सहयोग से बना है
तो अपने पास में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बॉम्बे के सहयोग से, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बॉम्बे, जूलॉजिकल जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, जूलॉजिकल सोसाइटी जो जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के सहयोग से, और अपने पास में तीसरा हुआ करता था जूलॉजिकल के बाद में रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन वर्ल्ड, रॉयल अपने पास में सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन वर्ल्ड, रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन वर्ल्ड के सहयोग से अपने पास में पंचकुला के अंदर गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र बना है। दोस्तों ध्यान रखना, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जो गिद्ध मिलते हैं, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा तो पंचकुला के अंदर मिलते, वैसे स्थान पूछे तो पिंजौर में। लेकिन दोस्तों गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र है, ये पिंजौर में बना है 2006 में, 3 कंपनियों के सहयोग से बना है, जिसमें नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बॉम्बे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन वर्ल्ड यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये क्लियर रखिएगा। यहीं पर दोस्तों अपने पास में चिड़िया प्रजनन केंद्र पड़ता है, चिड़िया ब्रीडिंग सेंटर जो है प्रजनन केंद्र है ये पड़ता है। और चिड़िया प्रजनन केंद्र का जिक्र करें तो दोस्तों ये चिड़िया प्रजनन केंद्र मोरनी हिल्स के ऊपर है, मोरनी हिल्स के ऊपर, मोरनी हिल्स के ऊपर कहां है तो दोस्तों आप बताएंगे पिंजौर में है, पिंजौर के अंदर। मोरनी हिल्स के बारे में शायद आप बखूबी से जानते भी होंगे कि मोरनी हिल्स की औसत ऊंचाई है 1220 मीटर, और मोरनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर हाईएस्ट पीक है या हरियाणा का सर्वोच्च शिखर जिसका नाम करो है, करो, और जिसकी हाइट का जिक्र करें तो दोस्तों 1514 मीटर जिसकी हाइट है, ये ध्यान रखना। चिड़िया प्रजनन केंद्र मोरनी हिल्स के ऊपर है। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है फीजेंट, फीजेंट व मोनाल प्रजनन केंद्र, फीजेंट व मोनाल प्रजनन केंद्र है, ये भी कहां है तो दोस्तों आप बताएंगे पिंजौर में है, पिंजौर के अंदर। और दोस्तों रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र है जो ब्रीडिंग सेंटर है, ये भी दोस्तों अपने पास में कहां पर पड़ता है तो आप बताएंगे दोस्तों रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, ये भी पिंजौर में पड़ता है। क्लियर, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र, चिड़िया प्रजनन केंद्र और फीजेंट व मोनाल प्रजनन केंद्र और रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला के अंदर स्थित है, पिंजौर पंचकुला में। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हो, आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पे है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में जो नाम आता है उसमें नेक्स्ट पॉइंट का यदि जिक्र करें तो अपने पास में नाम आता है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। और ये जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है ना दोस्तों, ये अपने पास में कहां पर पड़ता है तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सैदान में पड़ता है, भोर सैदान ये जगह का नाम है। और भोर सैदान जो जगह है ना दोस्तों, ये कुरुक्षेत्र के अंदर है, कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के अंदर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, ब्रीडिंग सेंटर है, ये कहां है तो आप बताएंगे भोर सैदान में। भोर सैदान जो धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र का जिक्र करें तो ये जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है हरियाणा में 2 जगह के ऊपर पड़ता है। एक जगह जिसमें नाम आता है दोस्तों कैरू भिवानी का, और एक अपने पास में पीपली कुरुक्षेत्र, पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर और कैरू भिवानी के अंदर दोस्तों अपने पास में चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर है, चिंकारा प्रजनन केंद्र है। क्लियर रखना। उसके बाद में यदि लाडलो आपसे ये पूछे ना मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां है, यदि चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछे तो बहुत अच्छी बात है, आपने बता दिया कैरू भिवानी में, पीपली कुरुक्षेत्र में। लेकिन आपसे यदि क्वेश्चन पूछे ना मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां है तो दोस्तों आप बता देना झाबुआ में, झाबुआ। और झाबुआ कहां है तो दोस्तों बावल में, और बावल कहां है रेवाड़ी में। और रेवाड़ी का नाम किसके नाम पर पड़ा है, रेवती, जो किसकी पत्नी थी बलराम, जो किसका भाई था श्री कृष्ण। क्या कहता था, दाऊजी का मंदिर का है बंचारी गांव में, कहां है पलवल में, कॉटन सिटी पलवल, कॉटन हब सिरसा, और कॉटन की पहली मील फतेहाबाद में लगी है। लेकिन मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र का जिक्र करें तो दोस्तों आप बता देना झाबुआ में है, झाबुआ बावल में है, बावल रेवाड़ी में है। रेवाड़ी की एससी रिजर्व सीट है बावल, यहां से विधायक डॉक्टर बनवारी लाल है। वर्तमान में हरियाणा सरकार में जो सहकारिता मंत्री है वो डॉक्टर बनवारी लाल है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में सहकारिता मंत्री अपना अमित शाह है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है तितर प्रजनन केंद्र,
तितर प्रजनन केंद्र का जिक्र करें, तितर प्रजनन केंद्र कहां है, तो दोस्तों आप बताएंगे तितर प्रजनन केंद्र पिंजौर में है, पिंजौर में। ध्यान रखना, तितर प्रजनन केंद्र। और यदि आपसे काला तितर प्रजनन केंद्र पूछे कि काला तितर ब्रीडिंग सेंटर कहां है, प्रजनन केंद्र कहां है, तो काला तितर जो प्रजनन केंद्र पड़ता है ना, काला तितर प्रजनन केंद्र, वो दोस्तों अपने पास में पीपली में पड़ता है, पीपली। और पीपली अपने पास में कुरुक्षेत्र में। ध्यान रखना, तितर प्रजनन केंद्र एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है तितर प्रजनन केंद्र कहां है, तो आप बताएंगे पिंजौर में। काला तितर प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर है। अब अपन जिक्र कर लेते हैं दोस्तों हरियाणा के अंदर चिड़ियाघर का। पहले बच्चों के अंदर बड़ा क्रेज होता था चिड़ियाघर वगैरह घूमने का, अब सब क्रेज मर गया है। चिड़ियाघर में सारे जीव जंतु भी मर जाएंगे, कोई देखने नहीं जाएगा, तो जीकर वो क्या करेंगे भाई साहब। आप क्रेज किसी और ही चीज का चढ़ा है, पता नहीं युवा किस दिशा में जा रहा है। लेकिन पहले होता था, जब हम छोटे थे तो चिड़ियाघर देखने जाते थे, रोज नहीं, मतलब कभी स्कूल की तरफ से, इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों अपने पास में हरियाणा के अंदर चिड़ियाघर का जिक्र करें तो अपने पास में 3 चिड़ियाघर है, 3 हरियाणा के अंदर। जिसमें अपने पास में दोस्तों एक चिड़ियाघर है जिसका नाम है भिवानी, भिवानी के अंदर पड़ता है। और ये जो भिवानी चिड़ियाघर है ना दोस्तों 1982-83 के अंदर बना है, 1982-83 में। और ये राज्य का सबसे छोटा चिड़ियाघर है। इसके अंदर 7 एकड़ में फैला है, सिर्फ 7 किलो के अंदर 7 एकड़ जमीन में ये फैला है। ध्यान रखना, हरियाणा के अंदर लाडलो चिड़ियाघर का जिक्र करें तो इसके अंदर 3 चिड़ियाघर है हरियाणा में, जिसमें एक चिड़ियाघर भिवानी में जो 1982 और 83 में बना है, जो 7 एकड़ जमीन में बना है। दोस्तों एक चिड़ियाघर अपने पास में पीपली में है, और पीपली अपने पास में दोस्तों कुरुक्षेत्र में है। और कुरुक्षेत्र जो पीपली में चिड़ियाघर है वो भी ध्यान रखना दोस्तों 1982 और 83 में बना है, 1982 और 83 में। ये चिड़ियाघर कितने एकड़ जमीन में बना है, तो 27 एकड़ जमीन में बना है, 27 एकड़ जमीन में बना है। एक चिड़ियाघर दोस्तों अपने पास में रोहतक में पड़ता है, और रोहतक जो चिड़ियाघर है वो अपने पास में 1985-86 में बना है, 1985 और 86 में। और ये कितने एकड़ जमीन में बना है, तो दोस्तों 44 एकड़ जमीन में बना है, 44 एकड़ जमीन में। राज्य के अंदर 3 चिड़ियाघर है, जिसमें अपने पास में भिवानी, पीपली और रोहतक। भिवानी चिड़ियाघर 7 एकड़ में, पीपली चिड़ियाघर 27 एकड़ में, और दोस्तों रोहतक जो चिड़ियाघर है वो 44 एकड़ में है, जो राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। राज्य का सबसे बड़ा यदि चिड़ियाघर देखा जाए तो अपने पास में रोहतक जो 1985-86 के अंदर बना है। ध्यान रखना, अब अपन दोस्तों हरियाणा के अंदर हिरण जो उद्यान है ना, हिरण उद्यान, हिरण उद्यान है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा के अंदर हिरण उद्यान से संबंधित देखें या हिरण पार्क देखें तो हरियाणा के अंदर 2 हिरण उद्यान है। एक जो हिरण उद्यान है वो हिसार में है, हिसार में। और जो हिसार के अंदर हिरण उद्यान है ना दोस्तों, ये 1970 में बना है, 1970 में। और एक हिरण उद्यान अपने पास में लाडलो रोहतक में है, और रोहतक हिरण उद्यान 1985-86 में बना है, 1985-86 में। हिरण उद्यान हरियाणा के अंदर दोस्तों 2 हैं, एक 1970 में हिसार में बना है, एक अपने पास में रोहतक में 1985-86 में बना है। लेकिन दोस्तों आप ये भी ध्यान रखना कि हरियाणा के अंदर जो गो अभ्यारण्य है, हरियाणा के अंदर जो गो अभ्यारण्य है वो भी 2 है, एक अपने पास में बाडड़ा चरखी दादरी में, और एक दोस्तों मलिकपुर बागड़ में। मलिकपुर बागड़ जो यमुनानगर के अंदर पड़ता है, वहां 2 गो अभ्यारण्य। लेकिन आवारा गायों के लिए गो अभ्यारण्य कहां बनाया गया है, तो आवारा गायों के लिए जो गो अभ्यारण्य बना है वो दोस्तों अपने पास में कहां बना है, तो आप बता देना हिसार में। अब अपने पास में दोस्तों नाम आता है हाथी अनुसंधान, हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र। दोस्तों ये भारत का एकमात्र हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र है। और ये हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र जो है ये कहां पर पड़ता है, तो दोस्तों अपने पास में यमुनानगर के अंदर एक वन पड़ता है जिसका नाम है बनसंतोर वन। उस बनसंतोर वन में हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र स्थित है। लेकिन दोस्तों ये भी ध्यान रखना, जेकर इस क्वेश्चन में हाथी का आया है तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जो हाथी है ना वो यमुनानगर में है, और यमुनानगर में हाथी 4 है रे, 4। ध्यान रखना, हरियाणा में सबसे ज्यादा हाथी यमुनानगर में 4 हाथी है, कुरुक्षेत्र में 1 हाथी है, 5 हाथी, और जिलों में हाथी है ही नहीं, तो सबसे कम तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, सबसे कम हाथी कहां है। लेकिन ये दोस्तों ध्यान रखना, हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र है ना, हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र वो बनसंतोर वन में। जिक्र हाथियों का आया है
तो हाथियों को संरक्षित करने के लिए, हाथियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, हाथियों को बचाने के लिए दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1992 के अंदर, 1992 के अंदर गजदमे योजना की शुरुआत की थी। गजदमे दोस्तों, एशिया के लगभग 66% हाथी एशिया में मिलते हैं, सॉरी भारत में मिलते हैं, और भारत में हाथी लगभग 27,000 मिलते हैं। 27,000 में से 5 हाथी हरियाणा में भी है, और हरियाणा में 4 सबसे ज्यादा यमुनानगर में है, सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में 1 है। ठीक है, तो दोस्तों शायद मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी भी लगी होगी, और यदि जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, जहां पर भी जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हैं शेयर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन इतना ही करेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ में। बने रहिए हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर, यहां सभी प्रकार की क्लासें आपको मिलेगी। और यदि आपने अभी तक हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों बेल आइकन भी दबा लेना। बेल आइकन के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि जब भी किसी सब्जेक्ट की लेटेस्ट वीडियो डले तो उस वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय हरियाणा।